नमस्ते साथियों। गांव सरकार की 59वीं कड़ी में आज हम आपसे बातचीत कर रहे हैं। जैसा कि पिछले कड़ियों में हम करते आ रहे हैं कि किसी विशिष्ट व्यक्ति के साथ हम बात करते हैं और ये जानना चाहते हैं कि उनकी अपनी धारणा जो ग्राम पंचायतें हैं, जिनको एक संविधान के द्वारा ग्राम पंचायतें जो स्थापित हुई हैं, उनको राज्य सरकार ने कितना अधिकार दिया है और वो अपने ज़मीनी धरातल पर कितना काम कर रही हैं और उनसे लोगों को कितना लाभ मिल रहा है। तो उनका एक अपना एक प्रशासनिक अनुभव भी रहता है और स्वयं व्यक्तिगत अनुभव भी रहता है कि वो ताकि वो बता सकें लोगों के लिए कि ग्राम पंचायतों का जो ये संस्था है संविधान द्वारा बनाई गई है वो ठीक ढंग से काम कर रही है कि नहीं कर रही है। अब हम जैसा कि बार बार हम कहते हैं कि जो ग्राम पंचायतें हैं एक तरह से संविधान के में संशोधन करके 73वें संशोधन से 1992 में उसको इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट बनाया गया। तो जब सेल्फ गवर्नमेंट का मतलब है यही है कि वो अपनी सारी अधिकार जो उनके पास हैं, चाहे नियम बनाने के अधिकार हों या वित्तीय अधिकार हों या प्रशासनिक अधिकार हो, सब उनको मिलना चाहिए। जैसे केंद्र सरकार को मिला हुआ है, राज्य सरकार को मिला हुआ है, उसी तरह की गांव को भी जिसको कि आपने इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट बनाया है ग्राम पंचायतों को, उनको भी एक गांव सरकार के रूप में सारे अधिकार मिलना चाहिए। तो इन विषयों पर हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ जो आज अति विशिष्ट व्यक्ति के रूप में श्री अतुल गुप्ता जी हैं और ये मुख्य सचिव रह चुके हैं। और सबसे बड़ी विशेषता आज हम लोग इनसे बहुत ज्ञान इसलिए मिलेगा बहुत मामलों में कि ये फाइनेंस कमीशन जो फाइनेंस कमीशन है जो कि गांव पंचायतों को अधिकार देता, वित्तीय व्यवस्था देती है। फाइनेंस कमीशन देखिए, तो ये बार बार ये आता है, लोगों को समझ में नहीं आता है कि ये बार बार सवाल उठता है कि ग्राम पंचायतों के पास वित्तीय व्यवस्था सब तो अधिकार मिल गया, पैसा नहीं है तो ये गांव पंचायतें चलेंगी कैसे। तो ये जो फाइनेंस कमीशन का आप चेयरमैन रहे हैं और ये फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन रहने के नाते कोई दिक्कत नहीं है। आपको सारा, क्योंकि सारा पैसा आपने दिया और दिया गांव पंचायतों को कि पैसा दिया कि कैसे गांव पंचायतें उस पैसे को खर्च कराएं और क्या दिक्कतें आती हैं उसको भी फैसिलिटेट करने के लिए आपने तमाम निर्देश दिए। तो ये एक वित्तीय जो व्यवस्था है पंचायतों के, उसके बारे में हम लोग को विस्तार से जानकारी होगी। और उसके अलावा चूँकि आप मुख्य सचिव रहे हैं तो विधायिका ग्राम पंचायतों में कितना विधायिका अधिकार मिलना चाहिए, कितना उनको एडमिनिस्ट्रेटिव पावर मिलना चाहिए, ये सारी बातें उनके सब नॉलेज में है और फर्स्ट हैंड नॉलेज है उनको, तो उन्होंने ऐसा करके इनके ही तमाम इनके आदेशों निर्देशों से गांव पंचायतों को अधिकार मिले और उनकी व्यवस्था चल रही। तो अब हम एक ये बड़ा हमारे लिए, हम लोगों के लिए बड़ा सौभाग्य बात है कि ऐसे विशिष्ट व्यक्ति और जो इस सारे मामले में खाली प्रशासनिक नहीं है, अगर केवल चीफ सेक्रेटरी रहते तो ये होता है कि केवल प्रशासनिक मामलों में आप अनुभव था, लेकिन आप फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन होने के नाते वो जो उसका वित्तीय भाग है, वित्तीय मामला है, उसके बारे में भी पूरी जानकारी आपको देंगे। तो गुप्ता जी, बस हमारा ये कहना है कि एक तो आप चीफ सेक्रेटरी के रूप में तो जो आपने प्रशासनिक अधिकार और गाँव पंचायतों को मिलना चाहिए, लेकिन एक पहला सवाल तो यही है मेरा कि जब संविधान ने उनको 29 विभाग दे रखा है और इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट बना रखा है, तो क्यों नहीं उनको आप गांव पंचायतों को, क्योंकि आपने उनको देखिए विधानसभा के रूप में वो गांव सभा काम करती है, वहाँ उनके मंत्रिमंडल के रूप में जो ग्राम पंचायत है जिसमें चुने हुए हर वार्ड से जो सदस्य आते हैं वो चुन के आते हैं, वो उनका एक मंत्रिमंडल हो जाता है। फिर तमाम समितियां भी आपने गांव में बना रखी गई हैं ताकि वो एक प्रशासन, एक तरह से वो डिपार्टमेंट कहिए कि वो थोड़ा डिपार्टमेंट के रूप में समितियां काम करती हैं। तो जब ये सब आपने बना रखा है तो उनको एक पूरा का पूरा, जैसे जिसका जितना पैसा उनको देना उनको आप दे दीजिए और वो अपना सब काम कराएं। लेकिन गवर्नमेंट क्या हमेशा हिचकती है कि उनको अधिकार न दिया जाए पूरा का पूरा, इसके बारे में अभी क्या सोचें? धन्यवाद पंडित जी, आपने जो प्रश्न और मुद्दा रखा है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। ये एक जिद्दोजहद दिखाई देती है। दो सिरे हैं, एक तरफ राज्य सरकार है और दूसरी तरफ तीसरी टियर जो है सरकार की, गांव पंचायत है, ब्लॉक पंचायत है, जिला पंचायत है। वो अपने अपने क्षेत्र में जो उनको संविधान में अधिकार दिए गए हैं उनको अभी तक लागू नहीं किया जा सका है। तो इस पे जो है वो
चर्चा होती रहती है और आज फिर उसी मुद्दे पर चर्चा है। मैं थोड़ा अनुभव मेरा जो रहा है, मैंने जैसा पांडे जी ने बताया कि सरकार के साथ साथ वित्त आयोग में भी इस बिंदु को परखने का मौका मिला था। पहले मैं सरकार की तरफ से बात रखना चाहूँगा और उसके बाद फिर जो वित्त आयोग में जो मेरा अनुभव था, जो मैंने देखा समझा, वो मैं रखना चाहूँगा। सरकार का पक्ष यह रहता है कि अंततोगत्वा राज्य सरकार के अधीन ये व्यवस्थाएं होने के कारण राज्य सरकार के द्वारा ये शक्तियां दिए जाने के फलस्वरूप कहीं ना कहीं जिम्मेदारी जो है ये राज्य सरकार के ही कंधों पर रहेगी। ये बात राज्य सरकार भली भांति महसूस करते हैं। तो उनको ये लगता है कि अगर हमने समस्त अधिकार पंचायतों के स्तर पे हस्तांतरित कर दिए और कल को अगर उसमें कुछ कमी बेशी रहती है, पब्लिक जो है वो असंतुष्ट रहती है या वहाँ कोई गड़बड़ होती है, तो उसके लिए किसके खाते में वो कमी जाएगी या समस्या जाएगी, उसका जो पब्लिक पे बुरा असर पड़ेगा, उसके लिए वो किसके खाते में जाएगा, राज्य सरकार के खाते में जाएगा या कि जिला पंचायत, ब्लॉक पंचायत या ग्राम पंचायत, किसके खाते? पब्लिक अंततोगत्वा किसको जिम्मेदार मानेगी उस काम के लिए? यहाँ पर सरकारों का, राज्य सरकारों का ये मानना है कि अंततोगत्वा समस्या उन्हीं के द्वारे पर जाएगी। पब्लिक जो है वो हिस्टोरिकल बात है, ऐतिहासिक रूप से है या जो भी है, लेकिन पब्लिक अभी गांव की किसी भी समस्या के लिए राज्य सरकार को ही जिम्मेदार मानती है। तो इसलिए राज्य सरकार बहुत संकोच करती है पूरी शक्तियां देने में। उनका ये सोचना होता है कि जब पंचायत यह प्रदर्शित कर दें कि वे अपने जिम्मेदारियों को भली भांति निर्वहन कर रही हैं, जो अधिकार, जो सीमित मात्रा में भी उनको अधिकार दिए गए हैं, क्या वो उन दायित्वों का सफलतापूर्वक निर्वहन कर रहे हैं? अगर इसका जवाब हाँ में आता है तो राज्य सरकार के अनुसार राज्य सरकार को कोई आपत्ति नहीं होगी इन अधिकारों को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन अगर ये महसूस होता है कि पंचायतें अपने वर्तमान दायित्वों, जो दायित्व उनको दिए जा चुके हैं, उनका निर्वहन करने में भी चूक करती हैं या अपेक्षित ढंग से नहीं करती हैं, तो उनको आगे और अधिकार देने से समस्या बढ़ेगी, कम नहीं होगी। तो ये मुख्य रूप से समस्याओं को लेके कि कल को क्या समस्या आ सकती है, उसकी वजह से सरकारें संकोच करती हैं। ये तो हुई जो मंत्रीगण हैं उनकी सोच। जो विभाग के स्तर पे, जो अधिकारियों के स्तर पे बात होती है, उसमें भी मेरा अनुभव यही है कि सभी अधिकारी ये सोचते हैं कि अगर कुछ कमी रही तो उसके बाद उसको निपटाने में, उसको ठीक करने में बड़ा विकट स्थिति होगी और उसको संभालने में लगभग 60,000 ग्राम पंचायतें हैं। तो अगर कुछ किसी ग्राम पंचायत ने 10 ने, 20 ने, 100 ने, 200 ने कुछ 19-20 किया, तो उसको सरकार से यहाँ बैठ के कैसे निपटा जा सकता है? तो ये एक समस्या रहती है जिसकी वजह से अधिकारी वर्ग भी इस बात को मानता है कि हम कैसे इसको नियंत्रित कर पाएंगे। तो इसलिए जो है अधिकारों को और हस्तांतरित करने में एक मानसिक रोक है, मानसिक ऑब्स्टिकल है, मानसिक रोक है, जिसकी वजह से अधिकार देने में ना तो अधिकारी वर्ग बहुत कीन रहता है और ना ही मंत्रीगण बहुत कीन रहते हैं। विधायकों का जहाँ तक सवाल है, उनको तो सीधी सी बात है कि उनको आपको जितने अधिकार मिलेंगे पंचायतों को, उतने अधिकार उनके कम हो जाएंगे। तो इसलिए उनकी तरफ से भी इसमें कोई विशेष रुचि की संभावना नहीं है। लेकिन मुद्दा केवल मंत्री और अधिकारी के बीच में, क्योंकि अधिकारी जो अगर वो इस बात की संस्तुति करेगा और तर्क प्रस्तुत करेगा कि नहीं, यह पंचायतें अपना दायित्व सफलतापूर्वक निर्वहन करेंगी, तो मंत्री को भी जो है इस बात में
विचार करने में सुविधा होगी। लेकिन अधिकारी इस बात से अभी मुतमईन नहीं है कि ये जिम्मेदारी आगे चल के बहुत अच्छी तरह से निभा पाएंगे। तो इसमें मैं समझता हूँ कि जो अधिकार आपको मिले हुए हैं, जो अधिकार पंचायतों को मिले हुए हैं, उसमें जो है वो अपनी एक जो उन्होंने काम किया है उसको प्रदर्शित करें कि हाँ बहुत अच्छा ये काम हुआ है। बहुत सारा खाना रखा हुआ है, सारा आप एक साथ खा लेंगे तो बदहजमी हो जाएगी। और आप थोड़ा थोड़ा करके आप खाएंगे, सुबह के समय थोड़ा खाया, फिर थोड़ा लंच के समय खाए, थोड़ा थोड़ा करके दिन भर खाएंगे तो आपका पेट ठीक रहेगा। लेकिन एक साथ खा लेंगे तो थोड़ा सा पेट गड़बड़ नहीं, हो लेकिन लेकिन इसमें रोकेंगे थोड़ा। लेकिन ये 92 से करीब करीब 25 साल हो गया। 25 साल कम नहीं होता है। 92 में ये संशोधन आया और इसको 92 में संविधान में आया और 93 में पंचायती राज अधिनियम में संशोधन भी हो गया। तब से आप देखें कि आप 25-30 साल में बहुत बड़ा डेमोक्रेसी में होती है, क्योंकि डेमोक्रेटिक राइट मिला है ग्राम पंचायतों को, तो उसको आप 25 साल में आप ट्रांसफ़र नहीं कर पाए। तो उसमें तो फिर तो इसका मतलब है कि उस कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन का कोई मतलब ही नहीं रह गया। अब एक उदाहरण से हम आपको रखेंगे, 2 उदाहरण देंगे। अभी वहाँ गांव पंचायतों को सफाई का अधिकार दे रखा है, 29 विभागों में सफाई है, स्वास्थ्य है, तमाम है। अब सफाई की जो अधिकार दे रखा है उसमें आपने यहाँ से सफाई कर्मचारी की नियुक्ति की, 40,000 रुपये तनख्वाह देते हैं। अब एक उसमें MA BA इंटर पास तमाम पढ़े लिखे लोग नौकरी पा गए। 40,000 की नौकरी तो गाँव में बहुत बड़ी बात होती है। तो अब वो लोग क्या आप उम्मीद करते हैं कि वो 40,000 पाने वाला पूरे गांव की सफाई करेगा? नंबर एक। दूसरे, अगर आपने उस गांव को दिया होता है कि भाई आपको हम ये जो 40,000 रुपये के महीना के हिसाब से हम आपको पैसा दे रहे हैं, आप जैसे चाहे गांव में सफाई करिए, तो गांव वाले क्या करते हैं कि वो हर वार्ड से 9 या 11 13 वार्ड जो होते हैं, हर वार्ड से एक एक आदमी को रख देते 2,000 3,000 पर कि भाई आपको इस मोहल्ले में, वो एक वार्ड का मतलब 20-25 घर होते हैं, आप इसकी सफाई कराइए। और सफाई करने में पार्ट टाइम टाइप का कि अपना खेती भी करिए, सब कुछ करिए, नौकरी की तरह से नहीं। आपको 3,000 रुपये महीना मिलेगा, आपने सफाई करिए, अपने परिवार के लोग मिलकर सफाई करना। तो गांव में बहुत सारे गरीब लोग हैं, वो 3,000 रुपये पाते खुश होकर उस 25 घर की सफाई कर लेते हैं। एक तो ये देखिए। लेकिन गांव की हालत ये है कि सफाई के मामले में आपका पैसा भी खर्च हो रहा है और बिल्कुल वो कुछ नहीं हो रहा है। बिल्कुल सफाई में वहाँ कोई करता ही नहीं है, गाँव में आप मिलेंगे नहीं सफाई कर्मचारी। और वो सफाई कर्मचारी क्या हो, MLA MP के पीछे पीछे घूम के और नेतागिरी करते हैं, बल्कि उनके वो एक तरह से एजेंट के रूप में गाँव में काम करते रहते हैं। और एक इसी था दूसरा उदाहरण, एक कोरोना काल में के एक तो एक देखने को उदाहरण मिला हमको कि कोरोना काल में सैनिटाइजर, मास्क, ये आप उसमें कहाँ पंचायती अधिनियम में अधिकार है कि इस तरह के जब महामारी फैले तो पंचायतों को अधिकार है वो उसको व्यवस्था को कंट्रोल करने के लिए। अब वो इन्होंने कोई शासनादेश जारी नहीं किया था कि पैसा कहाँ से निकालें वो लोग। अब वो जब कोरोना पीक पर आ गया पहले वाले भाग में, तब आपने 10-15 दिन के बाद एक शासनादेश निकाला कि ये जो सैनिटाइजर और मास्क ये जो खरीदने की व्यवस्था होगी वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट से गांव पंचायत को देगी और गांव पंचायतें उससे रेवेन्यू डिपार्टमेंट खरीद के गांव पंचायतों को देगा। उसमें भी आपने गांव को नहीं दिया। यहाँ तक कि कफन के लिए तो हुआ कि गांव पंचायतें कफन के लिए पैसा दें, वो खरीद के जो लोगों को गरीब है उनको मदद करें, तो उसके लिए भी शासनादेश निकाला। तो जब इस तरह से आपका प्रदेश में बैठ के हर बात का जो व्यवस्था आप चला रहे हैं वो तो चल नहीं पा रहा और उनको दे नहीं रहे, तो कैसे सामंजस्य बैठाना पड़ेगा? जी, ये जैसे आपने सफाई कर्मचारी की बात की, बड़ा अच्छा एक उदाहरण है। इसमें हम देखें, मैं बिना किसी लाग लपेट के इस बात को कहना चाहूँगा, ये सबसे पहले तो भर्ती की इसमें ज़रूरत ही नहीं थी। आपने खुद कहा कि इसको नौकरी की तरह न लेके इसको कार्य के रूप से कि जिसने सफाई की उसको आप पेमेंट कर दीजिए। तो ये सबसे पहले यही गलती हुई। अब यहाँ पर क्या है कि सबके निहित स्वार्थ है, नौकरी देनी है, अपने लोगों को नौकरी देनी है, तो इसलिए नौकरियां लगा दी गई। नौकरी लगाने से ही सब गड़बड़ी शुरू हुई। अब नौकरी लगानी है तो स्वाभाविक रूप से जो सबसे ऊपर है वो चाहेगा कि मेरे आदमी को नौकरी लगे, तो इसलिए जो है ये नौकरियां लग गई। वरना सही बात है कि नौकरी का इसमें आवश्यकता थी ही नहीं। अब नौकरी लग गई, 40,000 का जो है तो वो खुद तो सफाई करेगा नहीं, उसने अपने रख लिए कुछ, वो आते हैं नहीं आते क्या करते हैं बाकी, जैसा आपने कहा कि वो एक कार्यकर्ता हो गए, किसी MLA के कार्यकर्ता हो गए, किसी MP के कार्यकर्ता हो गए, किसी मंत्री के कार्यकर्ता हो गए, तो वो कार्यकर्ता हो गए और
इसीलिए जो है भर्ती की गई थी। तो अब ये तो मैं इसके अलावा कुछ नहीं कह सकता कि ये भर्ती जो है हुई ही गलत थी, इनको भर्ती करना ही नहीं चाहिए था। हमारी जनतांत्रिक व्यवस्था में ये कमी है कि जो चाहते जो न होना चाहिए वो हो जाता है, जो होना चाहिए वो नहीं होता है। ये एक बड़ा एक अच्छा एग्जाम्पल है कि कितने इसमें निहित स्वार्थ होते हैं, इसलिए ये हो गया। चलिए, अब इसमें दूसरा जैसे आपने उदाहरण लिया कोरोना का, तो कोरोना में जो अगर पंचायत है, आपके पास कुछ फंड्स जो आते हैं, आप उससे क्यों नहीं खरीद सकते थे? आप पंचायत की बैठक करते, उसमें प्रस्ताव पास करते कि हमारे पास इतना पैसा है, हम इससे ये खरीदेंगे। जो आपके अधिकार दिए गए उसी के अंतर्गत आप उसकी खरीदारी करते, तो आप खुद कुछ कर सकते थे। अब वो सरकार के भरोसे तो रहना बहुत यही तो बात है, वही तो उनका अलग से कोई फंड ही नहीं है कि जिसे डिस्क्रिप्शनरी फंड टाइप करता है कि राज्य सरकार है, अगर हर मद का फंड है, इसका कोई मद ही नहीं था। तो यही तो उनको दिक्कत हो रही, कोई मद ही नहीं था। अगर गांव पंचायतों को पूरा पैसा देते तो उनके पास तो, अगर ये आपने वही ये सवाल बार बार मैं यही उठा रहा हूँ कि अगर उनको अपना पैसा रहता, उनको निर्णय लेना होता, तो उस मद में 10,000, 5,000, 20,000 रुपये कहते कि अच्छा, कोई अपने प्रधान तो ही निर्णय लेता, ग्राम पंचायत बैठती कि भाई कोरोना आ गया है, अब हम मास्क बंटवाएंगे, ये किसी को देते बैठा देते, वही मास्क खिल के और सबको बांट देता। अब मास्क के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। ये बात आपकी सही है कि कुछ पैसा इनके डिस्पोजल पे रहना चाहिए। जैसे जैसे एक इम्प्रेस्ड मनी कहा जाता है, सरकारी दफ्तरों में होता है कि रोज़मर्रा के काम के लिए कुछ पैसा रहता है जो आप आवश्यकता अनुसार उससे खर्चा करिए और उसको फिर रीइम्बर्स कर लीजिए। जैसे हमने सफाई व्यवस्था में कुछ खर्चा किया, सैनिटाइजर खरीदा, ये खरीदा, वो खरीदा, तो उसके लिए जो भी उपयुक्त मद है उसमें से उसको हम रिप्लेनिश कर ले, उसको हम उसकी प्रतिपूर्ति कर ले। तो ये तो बात सही है कि एक कुछ पैसा इनके पास 10,000, 20,000, 50,000 का हर पंचायत में रहना चाहिए, लेकिन उसको खर्च करने की स्वतंत्रता इतनी होगी कि वो अनुमन्य मद में है और उसको आपने खर्च कर लिया, फिर उसकी प्रतिपूर्ति जिस मद से था उससे कर लिया। हाँ, वो तो खैर सरकार तो बिना उसके, सरकार का पैसा है, सरकार मनमानी तो खर्च कर नहीं सकते। अच्छा, लेकिन एक बात इसी संदर्भ में और रखेंगे कि देखिए, हर गांव की 60,000 गांव उत्तर प्रदेश के हैं। जो गांव एक नदी के किनारे है उसकी ज़रूरत कुछ कम है, दूसरी है। जो जंगल के किनारे है उसकी ज़रूरत कम, दूसरी है। जो मैदानी गांव हैं उनकी ज़रूरत कुछ और है। अब आप यहाँ उत्तर प्रदेश में पंचायती विभाग बैठ के एक ही तरह से सारे गाँव को ट्रीट करता है। उनके पास फीडबैक एक एक गाँव का तो अलग है नहीं, और एक एक गाँव के लिए वो शासनादेश तो जारी कर नहीं सकते। तो जब तक उनको देंगे नहीं, तो हर गांव की अपनी ज़रूरतों के हिसाब से कैसे विकास हो पाएगा? सबको सड़क की जरूरत नहीं है। कुछ गाँव को सड़क की बहुत ज़रूरत है, कुछ गाँव को सड़क से ज़्यादा पानी की ज़रूरत है। लेकिन आप पानी के लिए जो शासनादेश जारी करेंगे तो वही सबके लिए कई जैसा पानी के लिए करेंगे। अब इधर गाँव में वो मार्क 4 हैंड पाइप लगाने के लिए आपने विधायकों को दे दिया अधिकार कि गाँव में पंचायत को नहीं देने में आपको हिचक है, और विधायकों को दे रहे हैं कि वो 4-4 हैंड पाइप उनको दे दिया कि वो लगवाएंगे। अरे ये तो काम पंचायत का है, उसको दीजिए, वो लगवावे। तो इस तरह से जब अधिकार से आप भागेंगे तो कैसे डेमोक्रेसी को, जो ग्रास रूट पर डेमोक्रेसी है, उस हम स्थापित कर पाएंगे, जो संविधान की मंशा है। जी, विधायक को हैंडपंप इसलिए दिए जाते हैं क्योंकि वो सरकार का भाग है, राज्य सरकार का भाग है विधायक, इसलिए उसको मिलते हैं। उसमें एक उसका न्यूसेंस वैल्यू है, इसलिए जो है वो सरकार से करा लेता है कि हमें 5 हैंडपंप 10 हैंडपंप होने चाहिए। जो आपने पहली बात कही कि हर गांव की आवश्यकता अलग अलग है, उसका एक नियोजन अपना अपना होता है। तो शुरुआत तो इसी मंशा से हुई थी कि हर पंचायत, चाहे वो ब्लॉक पंचायत हो, चाहे जिला पंचायत हो, ग्राम पंचायत अपने आवश्यकताओं के अनुसार और उसको जो धनराशि ईयरमार्क्ड है उसके अंतर्गत अपनी एक प्लानिंग बना करेगा कि हमें किस चीज़ में करना है। और उसके बाद फिर उसको जो जिन योजनाओं का लाभ केवल उसी गांव को मिलना है, वो कार्य योजना वो गांव पंचायत बनाएगी और उसको लागू करेगी अपने पैसे जो उनको उपलब्ध होंगे।
उसके बाद ब्लॉक पंचायत, अगर कोई ऐसी योजना है जिसका लाभ एक से अधिक ग्राम पंचायत को मिलना है तो वो ब्लॉक पंचायत में आएगी। इसी तरह से ब्लॉक पंचायत अगर एक कोई ऐसी योजना है जो एक से अधिक ब्लॉक को कवर करेगी तो उसकी व्यवस्था जो जिला पंचायत के कार्य योजना में होगी। ये एक मंशा थी कि इस तरह से कार्य योजनाएं बनाई जाएंगी आवश्यकता के आधार पे, और उस जो पैसा किटी मिलेगी, जो पूरा धनराशि होगी ज़िले के लिए, उसका जो एलोकेशन होगा जिला पंचायत के मध्य, ब्लॉक पंचायत के मध्य और ग्राम पंचायतों के मध्य, उसके हिसाब से वो अपनी अपनी योजनाएं बनाएंगे ताकि जिस गांव को जिस चीज़ की आवश्यकता उसकी वो कार्य योजना बनाए। अब इसमें जो है वो ये मैं कहूँगा कि ग्राम पंचायतों की या पंचायतों की सभी तीनों स्तर की जो पंचायतें हैं उनमें कार्य क्षमता की कमी है, उनकी कैपेबिलिटी जो है ऐसी नहीं है कि वो योजना ठीक से बना सके। इसके लिए हमने वित्त आयोग में इस बात को अनुभव किया था, और जो पंचायत के पदाधिकारी थे उनसे जब बात हुई थी तो उन्होंने भी इस बात को रखा था कि साहब हमारे पास ऐसी कार्य क्षमता नहीं है, काबिलियत नहीं है कि हम कार्य योजनाएं सुचारू रूप से बना सकें, क्योंकि कई चीज़ ऐसी होती है, उसमें टेक्निकल बात भी होती है, उसमें फाइनेंशियल भी होता है। उन सब चीज़ों का समावेश करने के लिए जो है उपयुक्त तकनीकी ज्ञान हमारे पास नहीं है, तकनीकी सामर्थ्य हमारे पास नहीं है। तो हमने उसमें ये संस्तुति की थी कि एक व्यवस्था, उसका हमने उसमें काफ़ी डिटेल में वर्णन किया था संक्षेप में, कि एक सचिवालय होगा जो पंचायतों के अधीन होगा, राज्य स्तर पे होगा, और उसका भी जिला स्तर पर भी एक हिस्सा होगा। वो फिर उन योजनाओं को बनाएगा, उसमें एक्सपर्ट्स होंगे, उसमें कंसल्टेंट्स के आधार पे जो है वो सब लोग रहेंगे, नौकरीशुदा नहीं होंगे वो। जिस चीज़ की योजना बननी है, मान लीजिए वाटर सप्लाई की योजना बननी है तो वाटर सप्लाई का एक एक्सपर्ट जो होगा वो उसकी कार्य योजना बनाएगा। एक ब्लॉक की बननी है, गांव की बननी है तो उसकी कार्य योजना बनाएगा, और उसके लिए कितना संसाधन चाहिएगा, कितना समय लगेगा, ये सब व्यवस्था उसमें करते हैं। लेकिन वो ये अनफॉर्चुनेटली सरकारों में थोड़ा सा एक ये है, मैं इस बात को मना नहीं कर सकता हूँ, इसको स्वीकार करूँगा कि सरकार के भी अपने निहित स्वार्थ होते हैं, तो उसके चलते जो है कई सारी चीज़ें सरकार की तरफ से स्वीकार करना संभव नहीं है। अब जो हमने राज्य वित्त आयोग की तरफ से जो सिफारिशें की थी उसमें कई सिफारिशें बहुत मामूली सी थी, जिनका कोई विशेष प्रभाव वित्तीय रूप से नहीं पड़ना था। लेकिन हाँ, उसका असर ये होता कि पंचायतें थोड़ा सक्षम हो जाती, वो अपनी कार्य व्यवस्था कुछ बेहतर ढंग से कर सकती थी, लेकिन वो स्वीकार नहीं हुई। जैसे आप जरा हमको जरा समझाइए कि लोग जानना चाहते हैं कि ये जैसे वित्त आयोग कैसे ग्राम पंचायतों को पैसा देता कैसे है, क्या उसकी प्रक्रिया है? जैसे कि आपने रिकमेंडेशन आपके सामने रखा गया, ये पूरा एक प्रक्रिया सब लोग जानते हैं। उसमें हम क्या करते हैं कि हम पहले ये देखते हैं कि क्या संसाधनों की आवश्यकता है, पंचायतों को क्या आवश्यकता है। ये जो आयोग था ये नगर पंचायत और ग्राम पंचायत दोनों के लिए था। तो हमने नगर पंचायतों के लिए और ग्राम पंचायतों की क्या वित्तीय आवश्यकता है, यूँ तो आवश्यकता तो बहुत है, असीमित आवश्यकता है, क्योंकि असीमित चीज़ों की ज़रूरत है। लेकिन एक 4-5 साल के समय में जो हमारी संस्कृति का कार्यकाल होता है उसमें क्या चीज़ संभव है कि किस एक्सटेंट तक वो हम कर सकते हैं, उसके हिसाब से एक ये बनाया जाता है। विभाग से मांगते हैं कि वित्तीय आवश्यकता कितनी है पंचायतों, त्रिस्तरीय पंचायतों को, त्रिस्तरीय नगरीय पंचायतों को क्या वित्तीय आवश्यकता है। और फिर हम ये देखते हैं कि राज्य सरकार कितना स्पेयर कर सकती है। राज्य सरकार की क्षमता भी होनी चाहिए, तभी हमारी संस्कृति का कोई अर्थ होगा। हम संस्कृति तो कर दें कि बहुत बड़ी धनराशि जो है पंचायतों को दी जाए, लेकिन राज्य सरकार उतना संसाधन देने की स्थिति में ना हो तो वो फिर बात बनेगी नहीं। तो इसलिए राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति को भी ध्यान में रखते हुए हम लोग एक आंकड़ा बनाते हैं कि कितना संसाधन जो है वो दिया जा सकता है या दिया जाना चाहिए। आवश्यकता तो बहुत ज़्यादा की होगी, लेकिन सभी पहलुओं को देखते हुए कितना दिया जाना संभावित हो सकता है,
और राज्य सरकार जिसको माने ऐसी हम सीमा एक निकालने की कोशिश करते हैं। तो वो जो था, इस जैसे मेरी चौथी वित्त आयोग था, उसमें हमने जो है 15% राज्य सरकार का जो वित्तीय संसाधन था उसका हमने निकाला था कि वो जो है राज्य सरकार के जो संसाधन, वित्तीय संसाधन, उसका 15% जो है वो पंचायतों को दिया जाएगा, नगरीय और ग्रामीण दोनों पंचायतों को दिया जाएगा। तो ये एक इस आधार पे हमने संस्तुति की थी। फिर उसके बाद हमने ये देखा था कि ग्रामीण पंचायतों को कितना मिलना चाहिए और नगरीय पंचायतों को, तो उसमें हिस्टोरिकल क्या रहा है, कितनी उनकी आवश्यकता है, कितनी उनकी मिलता आ रहा है। क्योंकि ये बात अपनी जगह सही है कि नगरीय पंचायतों की हिस्सेदारी ज़्यादा है और ग्रामीण पंचायतों की हिस्सेदारी कम है। देखने में थोड़ा सा अजीब सा भी लगता है कि जनसंख्या जो है वो ग्रामीण क्षेत्र की जनसंख्या ज़्यादा है, नगरीय जनसंख्या कम है, लेकिन इसके विपरीत जो सहायता दी जाती है वो नगरीय पंचायतों को ज़्यादा दी जाती है और ग्रामीण पंचायतों को कम दी जाती है। तो इसमें यह है कि जो उनके हिस्टोरिकली चला रहा है और जो उनकी आवश्यकताएं हैं, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा घनत्व ज़्यादा है आबादी का, तो यहाँ पे संसाधनों की आवश्यकता एक ज़्यादा अनुभव की जाती है विशेषज्ञों द्वारा। जहाँ पे गांव में है तो गांव में जैसे एक खुला माहौल है, वहाँ पे घनत्व कम है तो आबादी का प्रेशर कम है, सड़कें जो है वो उतना ट्रैफिक नहीं है जितना कि शहर की सड़कों पे ट्रैफिक है। तो इस तरह से जो डिमांड ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर है वो शहरों में ज़्यादा है बनिस्बत ग्रामीण के। तो इसलिए एक ये व्यवस्था है कि किसको कितना दिया जाए वो तय करते हैं। तो शहर और ग्रामीण के लिए जैसे हम चतुर्थ वित्त आयोग ने 60 शहर के लिए और 40 ग्रामीण एरिया के लिए तय किया था। उसके बाद फिर जो है वो किस आधार पर बांटा जाएगा, जिला पंचायत को कितना दिया जाएगा, ब्लॉक पंचायत को कितना दिया जाएगा और ग्राम पंचायत को कितना दिया जाएगा, उसके भी एक मानक बनाए थे जिसमें आबादी सबसे बड़ा घटक था और उसके बाद अनुसूचित जाति जनजाति की क्या वहाँ पे जनसंख्या है वो था, और एक इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना डेफिसिट है उसको भी एक निर्धारण किया गया था। और उसके आधार पर तो मुख्यतः ये 3 पैमाने थे जिसके आधार पे किसी भी पंचायत के लिए धनराशि निर्धारित की गई थी। तो हमने आयोग जो है वो एक सिद्धांत दे देता है कि इस सिद्धांत पे बांटा जाए और उस सिद्धांत के आधार पे फिर राज्य सरकार अगर उसको स्वीकार करती है तो उस आधार पे उसको बांटती है और उसके आधार पे वो देती है। तो अमूमन राज्य सरकार इसको मान लेती है। हालांकि 15% को राज्य सरकार ने 12.5% ही स्वीकार किया था, क्योंकि उससे पहले 12.5 चल रहा था तो उन्होंने उसको बढ़ाया नहीं, 15 हमने रिकमेंड किया था लेकिन 12.5 ही रखा। और उसके बाद जो विभिन्न पंचायतों को देते हैं उसके मानक हैं आबादी, अनुसूचित जाति जनजाति की आबादी और इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना कमी है। ये 3 मुख्य रूप से घटक होते हैं, इसके आधार पे धनराशि। तो ये जो धनराशि जाती है, तो जैसे गांव के पंचायतों के लिए हम कर रहे हैं, हम अब उनको बात नहीं कर जिला पंचायत ब्लॉक में, तो ये गांव में कैसे पहुंचती है, किसके माध्यम से जाती है? गांव में तो सीधे जाती नहीं। जैसे आपने मान लीजिए कि 12.5% ग्राम पंचायतों वो पंचायती व्यवस्था को दे दी, 12.5 में बट गया, जैसे 60% शहरों के लिए दे देगा, 40% ग्रामीण क्षेत्र में। अब मान लीजिए कि गांव को उन्होंने एलोकेट कर दिया कि गांव को उसमें से किसी को 50 लाख, किसी को 1 करोड़, किसी को इस तरह से एलोकेशन मान लीजिए। तो ये 50 लाख या 1 करोड़ कैसे जाता है गाँव में? गाँव में तो सीधे जाता नहीं। ये देखिए, इसमें बदलाव आता रहा है और अभी भी बदलाव आ रहा है। पहले तो शासनादेश के माध्यम से ही जाता था, फिर जो है वो जिला स्तर से उनको एलोकेट होता था वो अपना। लेकिन अब जो है डायरेक्ट ट्रांसफर्स भी होने लगे हैं। ये शुरू तो हो गए थे कुछ साल पहले से, लेकिन इसका उपयोग अब ज़्यादा संभावित है। तो इसमें हालांकि ये अभी भी राज्य सरकार के ही ऊपर निर्भर करता है कि इस धनराशि को किस प्रकार दिया जाए।
धनराशि तो निर्धारित है कि कितनी धनराशि किस पंचायत को दी जाएगी, लेकिन उसको देने का क्या जरिया होगा ये राज्य सरकार अपने संसाधनों के अनुसार या जो व्यवस्था है उसके दृष्टिगत कितनी मजबूत व्यवस्था है उसके अनुसार देती है। अब जैसे पहले तो व्यवस्था नहीं थी कि सीधे ट्रांसफ़र कर सकें, अब ये व्यवस्था हो गई। अब तो एक व्यक्ति विशेष के खाते में भी सरकार सीधे पैसा भेज सकती है, तो पंचायत के लिए तो भेज ही सकती है। तो ये मैं नहीं जानता कि समय किस प्रकार ये लोग हस्तांतरित कर रहे हैं, लेकिन ये व्यवस्था की जा सकती है कि एक बार ये तय कर दिया कि इस मद में इतना पैसा पंचायत खर्च कर सकती है, तो उतना पैसा सीधे पंचायत के खाते में भेजा जा सकता है। अब इसमें एक दिक्कतें आई, देखिए क्या हुआ कि अभी जो इन्होंने कहा कि सचिवालय बनाएंगे, तो सचिवालय, ग्राम सचिवालय बनाने के लिए इन्होंने 18 लाख के आसपास हर गाँव में एलोकेट किए। अब 18 लाख, कभी 4 लाख भेज रहे हैं, कभी 5 लाख भेज रहे हैं, कभी 3 लाख भेज रहे हैं। गांव में कोई और तो फंड है नहीं। आप वो बताइए 18 लाख रुपया गांव में नहीं आएगा, टुकड़े टुकड़े भेजेंगे तो कौन सा सचिवालय बन जाएगा? वो तो वो सचिवालय तो वैसे ही बन के टुकड़ा टुकड़ा बन के वो 18 लाख भी आपका बर्बाद हो जाएगा। ये तो एक ही बार जब पैसा देंगे तो वो उसको बनाएंगे, क्योंकि कोई भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम होता है तो बीच बीच में टुकड़े टुकड़े में तो हो नहीं सकता है। तो इस तरह से पैसे का दुरुपयोग भी हो रहा है। तो इन बीचों को अब इस तरह से जो दुर्व्यवस्था हो रही है, तो इसके लिए जिम्मेदारी मैं समझता हूँ कि इन बार में हिचक क्या है। आप अगर 18 लाख रुपया गांव को अगर नहीं है तो सचिवालय मत बनाइए, जितना पैसा उतने ही गांव में बनाइए। आपने एक लोकप्रियता के लिए कि नहीं हमारे सभी गांव में सचिवालय बनेंगे, 18 लाख रुपया देंगे, 8 कमरे का 18 लाख में तो वैसे बन भी नहीं सकता, लेकिन ये नहीं हो, मान लीजिए बन रहा है। तो अब 18 लाख आपने दिया, आधा दिया, सब चिल्ली होती रहती है कि हमारे गांव में पैसा नहीं आया। गांव वाले कहते हैं कि प्रधान ने खा लिया, उसे कहा वीडियो ने खा लिया, बदनाम वो होते हैं। और यहाँ सच्चाई है कि राज्य सरकार है, वहाँ तक पैसा ही नहीं देती। लेकिन पैसे का यहाँ तक सवाल है, पैसा जो दिया जाता है वो साल भर के लिए होता है। तो जैसे अगर ये तय हुआ कि फला ग्राम पंचायत को 1 करोड़ रुपए मिलेगा, तो ऐसा नहीं है कि वो 1 करोड़ 1 अप्रैल को मिल जाएगा, क्योंकि वो संसाधन जो है शासन के पास भी संसाधन पूरे साल के दौरान आएंगे। 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक जो पैसा आएगा वही सरकार आपको दे सकती है। तो सरकार के पास भी एक साथ पैसा नहीं आता है, वो भी पूरे साल भर के दौरान आता है। और अधिकांश हिस्सा जो है वो आखिरी तो एक बड़ा हिस्सा अंत में आता है, अंत के 3 महीनों में आता है। ये है टैक्स में, चाहे इनकम टैक्स ले लें, चाहे आप ट्रेड टैक्स ले लें, कोई भी टैक्स ले लें, वो सभी जो है कुछ इस प्रकार की व्यवस्था हो जाती है कि वो आखिरी 3 महीने जो अंतिम त्रैमास होता है उसी में आता है। तो इसलिए उसमें सबसे ज़्यादा पैसा मिलता है। तो सरकार करती ये है कि अपना एक अनुमान बनाती है कि इतना पैसा हमें इस क्वार्टर में मिलेगा, इतना पैसा इस दूसरे त्रैमास में आएगा, तीसरे में, चौथे में आएगा। उसी के हिसाब से फिर वो कैश फ्लो उनका रहता है कि कितना पैसा हम पहले त्रैमास में दे सकते हैं, कितना दूसरे में। तो उन्होंने एलोकेशन तो कर दिया कि इस साल में हम आपको सचिवालय, ग्राम सचिवालय के लिए 18 लाख देंगे, लेकिन दुर्भाग्यवश वो पैसा जो है सरकार के पास भी जब एलोकेट करती है तब होता नहीं है। सरकार का अनुमान होता है कि वो पैसा उसको साल के दौरान मिलेगा और हम आपके देते जाएंगे। ये तो अनुमान उस आधार पे है कि बहुत एफिशिएंट सिस्टम है कि जैसे ही पैसा आया हमें पता चल गया, हमने आपको एलोकेट कर दिया और वो आपके पास चला गया। लेकिन इतना एफिशिएंट कहीं भी सिस्टम है नहीं आज की तारीख में। तो आता है पैसा, पहले ट्रेजरी में हिसाब आता है, ट्रेजरी से जो है फिर वो सचिवालय में वित्त विभाग में आता है, वित्त विभाग को RBI से कंफर्म होता है कि इतना पैसा आया है, तब फिर उस पैसे को खर्च कर सकते हैं। वरना क्या हुआ, अगर ये वित्तीय अनुशासन न रहे तो पता चला कि सरकार ने पैसा तो दे दिया 2 करोड़ और अभी खाते में सरकार के आया है करीब 1 करोड़। तो ये जो है सारा सरकार की व्यवस्था चरमरा जाएगी। तो इसलिए वित्तीय व्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए बहुत व्यापक व्यवस्थाएं, RBI रिजर्व बैंक जो है वो इसको बहुत नियंत्रित करता है कि आप कितना पैसा दे रहे हैं। एक उसमें RBI ने कुछ व्यवस्था बना रखी, थोड़ा बहुत एक हफ्ते भर का तो आप ओवरड्राफ्ट कर सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा आप फिर नहीं कर सकते। जितना पैसा आएगा उसी के हिसाब से आप आगे बांटेंगे, खर्च करेंगे। तो ये सब चीज़ें देखते हुए
ये प्रैक्टिकली बात होती है कि आना था जिस रफ्तार से या जिस गति से हर क्वार्टर में पैसा मिलना था उतना आया या नहीं आया, ये एक अंतर होता है। अब ये मैं समझता हूँ कि इसकी वजह यह है कि सरकार जो है वो बैंक खाते में अपना पैसा नहीं रख सकती है। अगर बैंक खाते में रख सकती होती तो आपको एक बार दे दिया, आप उसके बाद खर्च करते रहिए। वो जो है हमारी संवैधानिक व्यवस्था है कि हम उसको कंसोलिडेटेड फंड एक है वहीं से देते हैं। वो कंसोलिडेटेड फंड जो है उसमें आता रहता है पैसा, वहाँ से जाता रहता है। तो ये जो है सरकार बैंकों में इसलिए पैसा नहीं रख सकती है, ये एक संवैधानिक समस्या है। इसीलिए आपको भी हम पैसा जब देते हैं, सरकार जब पैसा देती है तो वो अपने कोष से ट्रांसफ़र करती है और जितना है उतना ही दे सकती है। ये कुछ कठिनाइयाँ हैं। ये कठिनाई थी। अच्छा, आप ये बताएं, आपने जो वित्त आयोग में जो रिकमेंडेशन किए थे, कौन कौन से रिकमेंडेशन आपने किए और कौन कौन से नहीं लागू हुआ, उसके थोड़ा सा प्रकाश था, ताकि लगे कि वित्त आयोग बहुत सीरियसली इस बात को देख रहा है और सरकार स्तर पर चाहे वित्तीय दिक्कतें हों या कोई इच्छा शक्ति कमी हो, इस नाते नहीं लागू की जा रही। देखिए, एक तो मैं कहूँ कि हमने एक बहुत मजबूत या बहुत ही विचित्र संस्कृति की थी और हमने ये देखा था, आप खुद बात कहते हैं और आपने जो बातें कही उसके पीछे बहुत बड़ा सभी के मन में ये बात है कि राज्य सरकारें जो है वो अपने लिए ज़्यादा संभाल के रख लेती हैं, देने में कंजूसी करती हैं। तो ये है मुद्दा राज्य सरकार और त्रिस्तरीय पंचायतों के मध्य का। जैसे सेंटर स्टेट रिलेशंस तय करने के लिए 2 या 3 अब तक सेंटर स्टेट रिलेशंस बन चुके हैं, जिन्होंने इन चीज़ों का अध्ययन किया कि राज्य और केंद्र के मध्य किस प्रकार के आपसी रिश्ते होने चाहिए। उसके लिए एक कमीशन बनाया गया सुप्रीम कोर्ट के जज की अध्यक्षता में। उन्होंने इस चीज़ को सुना, देखा, समझा और संस्तुतियाँ की। उसके आधार पे दोनों के रिश्ते आगे बढ़े हैं। मैंने भी ये रिकमेंड किया था कि इस बीच में ये 73वां संशोधन जो हुआ था उसके बाद कई साल हो गए हैं, तो इसका एक रिव्यू ज़रूरी है। इसका पुनरावलोकन किया जाना आवश्यक है कि इन संशोधनों का क्रियान्वयन किस प्रकार हुआ है, इन दोनों के ये राज्य सरकार और जो लोकल गवर्नमेंट है उसके मध्य क्या रिश्ते हैं, सरकार ने किस नियत से अब तक काम किया है, क्या काम किया है, क्या नहीं किया। देखिए, कुछ जो बातें मैंने कही, कुछ तो जेन्युइन समस्याएं भी है राज्य सरकार की, जिसकी वजह से अधिकार आगे दे पाने में मुश्किल आती है। लेकिन कई चीज़ें ऐसी हैं, जैसे आपने वो नौकरी की बात की, पंचायत में सफाई कर्मचारी की, ये मुद्दा जो है ये किसी प्रशासनिक इशू का नहीं है, ये पॉलिटिकल इशू है। हर आदमी चाहता है कि मेरा आदमी लग जाए और वो मेरा कार्यकर्ता बन जाए। इसकी वजह से जो है वो नौकरियों में भर्ती हो गई, भर्ती होनी नहीं चाहिए थी। तो ये चीज़ जो है ये है नियत का सवाल है। तो इसलिए मैंने ये संस्तुति की थी कि केंद्र सरकार को सिफारिश की जाए कि वो जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू करे कि जो 73वां 74वां संशोधन हुआ था उसका क्रियान्वयन का रिव्यू करे कि क्या समस्याएं जेन्युइन है, क्या समस्याएं जो है बनावटी हैं, ताकि उसके आधार पर अगर कुछ व्यवस्था में संशोधन की आवश्यकता हो तो वो किया जाए। ऑब्वियसली वो सरकार के लिए मानना मुश्किल था, तो वो नहीं हुआ। एक मैंने जैसा बताया था कि पंचायतों की क्षमता बढ़ाना बहुत बड़ा मुद्दा है। देखिए, पैसा दे देने से ही सब कुछ नहीं होता है। उस पैसे से समुचित व्यवस्था बना सकें, ये बहुत ज़रूरी है। उसका उपयोग तभी होगा जब पंचायतें एक समुचित व्यवस्था करके समुचित व्यवस्था के अनुसार उस कार्य को आगे करें। वो अगर क्षमता नहीं है तो कितनी भी आपकी अच्छी इंटेंशन हो, आपका मंशा बहुत अच्छी हो, फिर भी आप नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि संस्था की कार्य क्षमता में सुधार किया जाए। उसके लिए भी हमने बहुत महत्वपूर्ण संस्तुतियाँ की थी, जो मैंने अभी जिक्र किया था
एक सचिवालय बनाने के, वो सचिवालय शासन का सचिवालय नहीं होता, वो सचिवालय जो है पंचायतों के अधीन रहता, पंचायतों की सेवा के लिए वो सचिवालय, जैसे वर्तमान सचिवालय जो है वो सरकार की सर्विस करने के लिए, सरकार को की सहायता के लिए है सचिवालय। जो सचिव होते हैं वो मंत्री या जो मंत्रिमंडल होता है उसको सहायता करने के लिए होता है। इसी प्रकार मेरा सुझाव था कि एक सचिवालय जो ग्रामीण पंचायतों की सहायता करे और एक सचिवालय जो नगरीय पंचायतों की सहायता के अधीन हो, और उसको हेड वही करेंगे। जैसे ग्रामीण का था तो मेयर में से या नगर पंचायत के अध्यक्ष में से कोई उसका एक अध्यक्ष बनता है, ऐसे ही जिला पंचायत का कोई अध्यक्ष हो सकता है, वो उस सचिवालय का अध्यक्ष होता, उसकी व्यवस्था का अध्यक्ष होता, और उसकी कार्यकारी समिति होती है, और फिर बाकी उसमें अधिकारी कॉन्ट्रैक्ट पे होते। वो मैंने रखा था कि इसको परमानेंट नहीं होगा, एक्सपर्ट्स होंगे और कॉन्ट्रैक्ट पे आप लेंगे, कुछ महीने के लिए लेंगे, या आप हायर करेंगे किसी फर्म को, बहुत बड़ी बड़ी अच्छी एक्सपर्ट फर्म्स हैं उनको एंगेज करेंगे, वो आपको संसाधन उपलब्ध कराएंगे। ये व्यवस्था हमने रखी थी, लेकिन शायद अभी समय उसका आया नहीं है, सरकार उसको महसूस नहीं करती उसकी आवश्यकता, तो इसलिए वो नहीं हुई। बाकी कुछ चीज़ें और थी। मैंने कहा था कि देखिए, वित्तीय अनुशासन बहुत ज़रूरी है। सरकार को एक बहुत बड़ा हथियार मिल जाता है पंचायतों के खिलाफ जब वो ये कहती है कि देखिए आपने वित्तीय अनुशासन पालन नहीं किया, आप कहेंगे वित्तीय गड़बड़ी हुई, वो वित्तीय गड़बड़ी हुई। तो इसके लिए भी हमने एक व्यवस्था रखी थी कि जो आपका ऑडिट है वो एक जैसे सीएजी होता है, यहाँ पे अभी क्या है, ऑडिट सरकार के अधीन है, तो वो अपने मन के माफिक काम करते हैं, उनका स्टाफ है नहीं है, तो सब सरकारी विभाग की तरह काम करता है। तो हमने कहा था उसको भी एक स्वायत्त शासी आप बनाएं, वो भी एक जैसे सीएजी है, केंद्र सरकार में सीएजी है, वो सरकारी पैसा जो होता है, सरकार जो विभिन्न विभागों में पैसा खर्च होता है उसको देखें। ऐसे ही आपके जो पंचायतों में पैसा दिया जाता है उसको देखने के लिए और उसको उनको परामर्श देने के लिए एक इस तरह का सीएजी के पैटर्न पे एक रहे जो आपको वित्तीय अनुशासन पालन करने में मदद दे, आपकी सहायता करे। तो ये चीज़ ऐसी थी जो थोड़ा सा फार फैशिद है, अभी इसको मतलब ये थोड़ा सा नीतिगत मामले थे, तीसरे लोगों ने उसको कोई अभी विचार उस पर किया नहीं, फैसले नहीं लिए। अब एक हम लोग पहुंच रहे हैं अपने दौर में आखिरी सवाल कि ये बताइए, ये सब आपने देखा और शासन प्रशासन सब देखा, वित्तीय व्यवस्था भी देखी, आपने सुझाव दिए, आप क्या अनुभव करते हैं कि अब समय आ, क्योंकि अब गांव में पढ़े लिखे लोग भी हो गए हैं, गांव में पहले एक समय था, आज गांव के जो पढ़े लिखे लोगों की संख्या हो गई है वो करीब 90% लोग पढ़े लिखे शिक्षित हो गए हैं, और उसमें एक प्रोफेशनल भी हैं, इंजीनियरिंग करके बैठे हैं, MBA करके बैठे हैं, तमाम करके बैठे हैं। तो अब ये समय आ गया कि गांव वालों को चूँकि लोग मिल रहे हैं, उपलब्ध हैं, तो उनकी सहायता, देखिए जब हम उनको काम देंगे, जब तक काम नहीं देंगे तब तक वो उनका ट्रेनिंग नहीं होगा, जब तक स्किल नहीं डेवलप करेगा, जब तक ये जैसे इतना फाइनेंशियल मामला है, इतना कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो जब उनको देंगे वो बैठेंगे उनके हिसाब से। पहले तो उनको हमको एक्सपर्ट के माध्यम से उनको अपनी सहायता पहुंचानी पड़ेगी। अगर हम उनको अधिकार देंगे, कह देंगे भाई आप एक्सपर्ट रखो, तो अपने ही गाँव के MBA लड़के को, CA लड़के को बैठा लेंगे। तो जब तक हम देंगे नहीं तब तक वो सीखेंगे कैसे, और जब तक सीखेंगे नहीं तो हमेशा ये हमको पहली बार ये दिक्कतें होंगी कि भाई वो लोग उस तरह सक्षम नहीं। तो अब क्या आप समझते हैं कि अब समय आ गया है इतने सालों बाद कि अब हमें गांव को, जो अभी तो आपने सिर्फ 6 विभाग उनको दे रखे हैं, और उसमें भी पंचायती विभाग, उसमें भी कंट्रोल है पंचायती विभाग का और डेवलपमेंट विभाग का, CDO जो कंट्रोल है, कि अब 6 विभाग से धीरे धीरे उनको 29 विभाग में धीरे धीरे बढ़ा के उनको देखें, 15 करें, 20 करें, फिर देखें, जो नहीं कर पाते हैं उनको वापस ले लें। फिर जैसे मान लीजिए मनोरंजन का है, अब वो गांव में सांस्कृतिक कार्यक्रम में इसमें कौन सा वो घोटाला करेंगे, सांस्कृतिक बजट कर देंगे, मान लीजिए 2 लाख रुपया दे दिए सांस्कृतिक कार्यक्रम करने के लिए, वो कर, अगर कुछ थोड़ा बहुत घोटाला भी कर लेंगे तो वो भी नहीं आपने दे रखा, वो भी सांस्कृतिक विभाग करेगा। लाइब्रेरी खोलने का, लाइब्रेरी स्थापित करने का व्यवस्था आपने कर रखा, वो भी लाइब्रेरी करने के भी गाँव वालों की व्यवस्था नहीं थी कि अपनी वो लाइब्रेरी खोल सके। तो जो आपने काम दिया उनको, वो कोई काम तो उनको करने को दे नहीं रहे, और ये केवल ये कि हमारा वो लोग सक्षम नहीं है, वो कर लेंगे, पैसा खा लेंगे। तो पैसा खा लेंगे कि इस डर से हम उनको एक कॉन्स्टिट्यूशनल
राइट से डिवार करना ये क्या उचित हुआ था? क्या क्या अब समय आ गया कि अब ये ड्रास्टिक निर्णय लेना चाहिए सरकार को? और यह मैं कहता हूँ चुनाव का मुद्दा बनना चाहिए कि लोग गाँव के लोगों को इस मुद्दे को भी चुनाव के बीच में आना, ताकि लोग समझें कि भाई इस पर गाँव वाले जागरूक हो चुके हैं। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो वो लोग हमको वोट नहीं देंगे। देखिए, चुनाव का मुद्दा तो हमेशा बनाया जा सकता है, आज भी बनाया जा सकता है, लेकिन सवाल यह है कि क्या क्या उस मुद्दे का चुनाव पर कोई असर पड़ेगा। मैं समझता हूँ शायद अभी लोगों को, जैसे हाँ, ये भी मैं शेयर करना चाहूँगा कि वित्त आयोग में जब हम लोग विभिन्न स्थानों पर गए थे और वहाँ पे सभी स्टेक होल्डर से बात की थी, पदाधिकारियों से भी बात की थी और कुछ खुली बैठक भी की थी, उसमें भी हम लोगों ने बात की थी, आम नागरिकों से बात की थी। तो जो हमें अनुभव हुआ वो ये कि अभी भी आम नागरिक को अपनी पंचायत पे बहुत अधिक विश्वास नहीं है। अब इसके क्या कारण है, ये एक जगह की बात है कि कई जगह की बात है। हमने ऐसा नहीं कि एक ही जगह किया था, हमने 5 जगह मीटिंग की थी, पूरे राज्य को 5 हिस्सों में बांटा था, 2-2, 3-3 मंडल करके, और वहाँ गए थे। तो वहाँ पे हमने फील्ड विजिट भी की थी। तो कम से कम 5 फील्ड विजिट में हमें ये अनुभव मिला कि अधिकांश लोगों को अभी अपनी जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, ग्रास रूट पे जो सबसे नीचे की पंचायत है, उस पे अभी लोगों को पूरा विश्वास नहीं हुआ है। लेकिन मैं निजी रूप से मानता हूँ कि जो विश्वास नहीं हुआ है उसकी वजह कुछ हद तक हो सकती है कि लोगों में निष्ठा की कमी है या सत्यनिष्ठा की कमी है। लेकिन मैं समझता हूँ, मेरा ये निजी मानना है कि इसमें ज़्यादा योगदान जो है वो हमारी कमज़ोरी का है। हम इतने सक्षम नहीं हैं, हमारी पंचायतें इतनी सक्षम नहीं हैं कि वो जो जिम्मेदारी अपेक्षित है उसका पूरी तरह से निर्वहन कर सकें। तो सरकार का ये मानना कि आप अभी पंचायतें निर्वहन करने में सक्षम है या नहीं है, ये सब्जेक्टिव हो सकता है, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि उनकी कार्यक्षमता तो बढ़ाई ही जाए। अब वो चीज़ ऐसा है कि सरकार उसमें कितना इंटरेस्ट लेती है, कितना नहीं लेती है, ये फिर सरकार के हाथ में आ जाता है। तो इसीलिए जो मैंने पहली बात कही थी कि हमने एक संस्तुति ये भी की थी कि एक राज्य सरकार और पंचायतों के मध्य जो आपसी रिश्ते हैं उसका भी रिव्यू किया जाए। उसका एक आयोग बैठा के उसमें सुप्रीम कोर्ट का जज, रिटायर्ड जज हो या हाई कोर्ट का रिटायर्ड जज हो, वो इसकी समीक्षा करे कि जो रिश्ते हैं, जो पंचायतों के और राज्य सरकार के मध्य जो रिश्ते हैं और उसका किस सीमा तक पालन किया गया है, संविधान की जो मंशा है उसका किस सीमा तक पालन किया गया है, क्या व्यवस्थाओं में परिवर्तन की कोई आवश्यकता है, अगर है तो क्या है। ये चीज़ जब तक रिव्यू नहीं होगा, अब देखिए ये 93 में संशोधन आया था, तो 20 और 26 साल, 25-26 साल तो हो ही गए हैं इसको। 25-26 साल एक बहुत बड़ा समय होता है किसी भी चीज़ को रिव्यू करने के लिए। तो इसकी समीक्षा की जानी चाहिए कि जो व्यवस्था किया गया था संविधान संशोधन के द्वारा, उसको रिव्यू किया जाए, कितना पालन राज्य सरकारों ने निष्ठा से किया है, कितना मजबूरी में नहीं कर पाए, आदि आदि बात सारी चीज़ें हैं। तो उसका रिव्यू करना ज़रूरी है, क्योंकि हम इस चीज़ को किसी एक को दोष दे दें कि सरकार ने इच्छा की कमी थी इसलिए नहीं हुआ, या हम कहें कि साहब पंचायतों में कमज़ोरी थी, वो इस लायक नहीं थे इसलिए नहीं हुआ। ये दोनों चीज़ें जो है एक्सट्रीम पे हैं। वास्तविक स्थिति कहीं बीच में होगी कि कुछ कमी इनकी रही, कुछ उनकी कमी रही, इसकी वजह से इसका अनुपालन पूरी तरह से नहीं हुआ है। तो इसको मैं समझता हूँ कि जब तक एक रिव्यू नहीं होगा, एक आयोग के द्वारा जो एक हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज की अध्यक्षता में हो, वो इस बात को देखे और फिर अपनी संस्तुतियाँ दे, ताकि आगे उसके हिसाब से काम हो सके। ये बहुत सारी बातें, तो ऐसा सिलसिला कि आप इतनी अच्छे रोचक ढंग से सारी बातें बता रहे हैं कि तो हम लोग घंटों अभी चर्चा करें तो कम है। तो ये बहुत बातें मालूम हुई, और ये खास करके वित्तीय मामलों में लोगों को बिल्कुल अनभिज्ञता है। प्रशासनिक मामले थोड़े बहुत जान भी जाते हैं, लेकिन ये वित्तीय मामलों में तो बिल्कुल अनभिज्ञता है।
तो ये लेकिन चूंकि मैं बहुत इसके लिए आपका बहुत आभारी हूँ। आपने सबको एक बहुत लाभदायक और बहुत उपयोगी ज्ञान हम लोगों को मिला, और हम लगता है कि इससे ये एक बहुत बड़ा सुझाव है ये, कि एक जब तक अगर हम रिव्यू करेंगे हर तरह के, एक बार रिव्यू हो जाता तो सब उसी रिव्यू से बहुत सारे जो पावर ट्रांसफ़र करने की बात होती है, शायद उस रिव्यू के बाद लोग महसूस करते हैं कि अब समय आ गया कि ट्रांसफ़र आप पावर किया जाए अधिक से अधिक ये ग्राम पंचायतों को। तो ये बड़ा लाभकारी सुझाव भी है। तो गुप्ता जी, मैं बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। आज गांव बहुत सारे लोग इसको सुन रहे होंगे और आज बड़े खुश होंगे कि आपने उनको एक तरह से बहुत सारी ऐसी बातें बताई जिससे कि उनको लगेगा कि उन्हें भी अब अपने गाँव को, पंचायतों को आगे बढ़ाने के लिए सक्रिय होना चाहिए, गाँव को बेहतर बनाने के लिए। बिल्कुल, आपने बहुत, मैं एक मिनट और लूँगा। देखिए, आपने जो बात कही है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इतना बड़ा देश है, इतनी विविधताएं हैं, इतनी गांव इतने बड़ी संख्या में है कि ये लखनऊ या एक जगह बैठ के इसका विकास संभव नहीं है। ये तभी संभव है जब हर गांव अपने को सक्षम महसूस करे, अपनी आवश्यकता के अनुसार व्यवस्था करे, और ये तभी हो सकता है जब पंचायतें सक्षम हों इस बारे में। तो वही है मुद्दा, जो है उनकी क्षमता बढ़ाने का है, उनको कॉम्पिटेंट बनाना है, उनको केपेबल बनाना है, तभी ये व्यवस्था हो पाएगी। बहुत ज़रूरी, जितना जल्दी हो जाए उतना देश हित में है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। नमस्कार।